हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 आपकी जो फिजिक्स है बड़े शानदार हर एक चैप्टर के अंदर क्वेश्चन हम लोग लेकर चल रहे हैं। पिछली जो 4 चैप्टर्स की वीडियोस आ चुकी है उन पर आप सभी का जो प्रेम है वो इतना ज़बरदस्त रहा कि भाई अब मैं तो चाहता हूँ ये सीरीज में पूरी कंटिन्यू अपने एग्जाम तक रख ही लूँ। हम देखो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। डेली आपको देखो 2 वीडियोस मिल रही है। जल्दी क्रिया वो देखो पूरा सिलेबस भी कराऊंगा, फिर साथ में आपका एक ऑनलाइन टेस्ट रखने का भी सोच रहा हूँ। प्लीज़ ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है तो आप सभी इसको अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कर दें। प्लीज़ जितने भी बच्चे इस वक्त देखो वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे पधारे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक का जो बटन होता है ना नीचे उसको दबाई देना। आज देखो हम लोग बात करते हैं हमारे जो पेपर है चैप्टर नंबर जो 5th है हमारा, उसकी अपन चर्चा करेंगे। चैप्टर जो 5वां है अपना, जिसका कि अपन लोग नाम देते हैं चुंबक तो और द्रव्य, तो इसके अंदर अपन को देखो अगर बात करें इस साल के मॉडल पेपर की तो इस साल देखो अपन मॉडल पेपर के अनुसार देखें तो ये चैप्टर केवल और केवल 3 नंबर का है। केवल 3 नंबर का छोटा सा चैप्टर है और हर एक क्वेश्चन वो छोटी छोटी परिभाषा के रूप में आपसे पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन तो इससे ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं और बचा हुआ एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का अति लघुतरात्मक टाइप में आपको लिखना बता रखा है। अब सुनो, जब कभी ऐसा चैप्टर आता है ना कि इसमें अति लघुतरात्मक छोटे वाले प्रश्न आते हैं तो उससे आपका कहीं नंबर नहीं कटना चाहिए। जो मैंने आपके लिए देखो अभी प्रश्न तैयार किया ना वो भी आप लोग देखोगे तो बिल्कुल उसी प्रकार से अपने ब्लूप्रिंट के अनुसार ही तैयार किया गया पेपर है। तो मैं कहता हूं आपके कहीं कोई नंबर नहीं कटेगा तो वो छोटा चैप्टर है, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे इस चैप्टर कराने में, तो ये 3 नंबर आपके देखो कहीं नहीं जाने चाहिए। फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखना आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा है निम्न को परिभाषित करना। अब किनको परिभाषित करना सुनना। पहला मैंने आपसे पूछा दिक्पात कोण। किसे कहेंगे भाई दिक्पात कोण? तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम कहते हैं कि जो आपका चुंबकीय याम्योत्तर है वो और भौगोलिक याम्योत्तर है वो, इन दोनों के बीच बनने वाला जो कोण होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं दिक्पात कोण। कितना शानदार सा प्रश्न पूछ लिया। चुंबकीय याम्योत्तर तथा आपके भौगोलिक याम्योत्तर के बीच में बनने वाला जो कोण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, सॉरी दिक्पात कोण कहते हैं। आसान सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा है इसी के अंदर, वो आपसे मैंने पूछा नति कोण या नमन कोण। नति या नमन कोण एक ही बात होती है, किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। मान लो कि कोई एक बार मैग्नेट को एक चुंबक के छड़ है जिसको आपने स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया। अब स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने के बाद आपको पता है ये तो देखो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी, लेकिन अपने काम की यहाँ पे नति कोण या नमन कोण के अंदर बात क्या है कि ये जो चुंबक की चुंबकीय अक्ष है उसके और पृथ्वी की जो क्षैतिज अक्ष है उसके मध्य बनने वाला जो कोण होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं नति कोण या नमन कोण। तो नति कोण या नमन कोण कोई भी अलग चीज नहीं है। सिंपल सी बात अपन क्या कहेंगे कि चुंबक के चुंबकीय अक्ष तथा पृथ्वी के क्षैतिज अक्ष के मध्य बनने वाला जो कोण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नति कोण या नमन कोण। सिंपल सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। देखिए ना, तीसरा हमने पूछा है क्यूरी ताप। किसे कहेंगे क्यूरी ताप? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो पक्का आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग क्या कहते हैं कि वह ताप जिस पर कोई लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगे उसको हम लोग कहते हैं क्यूरी ताप। बड़ा सिंपल सी बात है। टी सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टी के नीचे सी अपन लगा देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बन जाता है। अगला मैंने आपसे पूछा चुंबकीय प्रवृत्ति। देखो चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको हम लोग इंग्लिश में जिसको अपन लोग कई भी बोलते हैं, और कई का जो प्रतीक होता है बड़ा सिंपल सा होता है। एक्स अपन बनाते हैं ना, तो ये तो एक्स होता है, इसी एक्स के टाइप का होता है। इसमें क्या करते हैं, पहले अपन एक लाइन तो ऐसे खींचती, दूसरी लाइन जो है ना उसको ऐसे खींच दो, ये बनता है अपना कई, चुंबकीय प्रवृत्ति कई। देखो बड़ा सिंपल सा है। आपसे मैंने पूछा ना इसकी परिभाषा पूछी तो किसको कहेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी बात हम लोग बताएंगे कि चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कई कहते हैं। चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को, देखो चुंबकन तीव्रता को हम लोग आई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपके चुंबकीय तीव्रता है उसको हम लोग एच वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है हमारा कई, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति कई। तो चुंबकीय प्रवृत्ति कई किसको कहेंगे? चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय प्रवृत्ति कई कहेंगे। इसका मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखना। चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन अदिश राशि है ये, इसकी कोई दिशा भी नहीं होती, इसलिए अदिश राशि भी। एक इंपॉर्टेंट बात आप इसके बारे में ध्यान रखोगे, ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। क्या अनंत के लिए या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए इस कई का मान कितना होता है? तो हमेशा ध्यान रखना कि जो कई है ना, निर्वात के लिए इस कई का मान होता है 0। कई निर्वात बराबर होता है 0। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो मैंने आपसे पूछा है चुंबकीय प्रवृत्ति। तो देखो चुंबकीय प्रवृत्ति तो बता दिया मैंने, सॉरी। इससे अगला क्या मैंने आपसे पूछा है आपेक्षिक विद्युतशीलता। किसको कहेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता? याद करो अपना चैप्टर 1, उसके अंदर हमने ऐसी ही चीज वहां पे भी पढ़ी थी, है ना। वहां पे अपन लोग उसके एप्सिलॉन नोट के लिए देख रहे थे, पारगम्यता के बारे में। अब वहां पे तो अपने विद्युतशीलता को देखा था, यहाँ पर हम लोग पूछ रहे चुंबकशीलता के बारे में। और चुंबकशीलता भी कौन सी? आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो देखो कितना आसान है। वहां पे अपन ने ऐसा फॉर्मूला लिखा था म्यू आर बराबर म्यू
म्यू नोट। वहां पे अपन एप्सिलॉन के बारे में सेम फॉर्मूला लिखा था, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट, है ना। तो उसकी परिभाषा अपन ने कितनी सिंपल सी दी थी, सेम टू सेम परिभाषा अपन को यहाँ देनी है। यहाँ अपन चुंबकशीलता की बात कर रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा, किसी माध्यम की चुंबकशीलता तथा हवा या निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को ही आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। क्या वहां पे उसका कोई मात्रक था? नहीं था। इसीलिए हम कहते हैं कि आपेक्षिक जो चुंबकशीलता है वो एक मात्रकहीन राशि है। याद करो प्यारे बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक बात कही थी कि जैसा का जैसा हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे सेम टू सेम अपना फिफ्थ चैप्टर होगा। वही कूलाम का नियम वहां पे भी था, वही कूलाम का नियम यहाँ पे भी है। लेकिन चूंकि अभी अपन को बात करनी छोटे छोटे प्रश्नों की जो एक एक नंबर के आते हैं, तो अपन कूलाम के नियम को तो यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके छोटे वाले बन सकते हैं, उन हर एक प्रश्न को देखो हम लोग देख रहे हैं, हर एक प्रश्न का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। उम्मीद करो देखो वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन तो उसको दबा दिया करो। इतनी कंजूसी किस काम की आपकी? हाँ, थोड़ा सा सोचो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखना हमारा प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाओं के कोई दो गुण लिखो। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं? किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उन्हें हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। सिंपल सी बात थी। अब आपसे जो प्रश्न पूछा वो ये है कि इनके कोई दो गुण बता दो, तो बहुत आसान है गुण बताने। तो हम लोग कहते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। सिंपल सी बात। दूसरा गुण, कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। अगर ऐसा होता तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शिका खींच सकते थे, और इसका मतलब वहां पे एक ही बिंदु पे दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना इसके दो गुण है। पहला गुण देखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, कि चुंबकीय बल रेखाओं में किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। दूसरा, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। बहुत सारे और भी हैं, लेकिन अपन को चूंकि दो ही पूछे तो अपन दो ही पे चले, आगे चलते हैं। अगला अपना प्रश्न है, चुंबकीय पारगम्यता से आप क्या समझते हैं? ये तो था आपके आपेक्षिक, अपन ने चुंबकशीलता को देखी थी। अब अपन बात करें चुंबकीय पारगम्यता। तो चुंबकीय पारगम्यता से हम लोग क्या समझते हैं? देखो बड़ी सिंपल सी बात है। चुंबकीय पारगम्यता बोल दो, चाहे इसी को चुंबकशीलता भी बोल दो। इसके लिए देखना, जो हम लोग बात करें तो फॉर्मूला होता है म्यू बराबर बी वेक्टर बटा एच वेक्टर। देखो ये बी वेक्टर क्या चीज है? ये तो अपना चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को ही माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जो आपको एक नाम मैंने प्रश्न के अंदर देखा, वो चुंबकीय पारगम्यता। कितनी सिंपल सी बात थी। इसमें कहीं कोई आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। इसका मात्रक देखो जरूर आपको ध्यान रखना है। इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर, हेनरी पर मीटर। ये इसका मात्रक दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपको पता होना चाहिए। ये है अपनी चुंबकशीलता या आपेक्षिक आपके चुंबकीय पारगम्यता। अब देखो अगला प्रश्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एबीसीडी वाले जो प्रश्न आएंगे ना, मैं कह रहा हूँ ये तो मुझे यूं लग रहा है कि 100% यहाँ से तो प्रश्न आएगा ही आएगा। तो ये वाला प्रश्न सुनना, क्या कह रहा है आपको कि निम्न पदार्थों में से प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों को पहचानिए। आपके पास देखो मैं कुछ अभी सब्सटेंसेस लिखूंगा, उनके अंदर से विचार प्रतिचुंबकीय विचार, अनुचुंबकीय विचार, लोह चुंबकीय, ये आपको रिकॉग्नाइज करना है। देखो कितना आसान है। एक बार मैं इसको देखो हटा रहा हूं ताकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस कंडक्ट हो जाए। जो मैंने क्वेश्चन में आपको दिया है वो देखना क्या क्या दिया है। मैंने आपके लिए लिखा है H2O, मैंने आपके लिए लिखा है हीलियम, मैंने आपके लिए लिखा है मरकरी, मैंने आपके लिखा है कॉपर, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ठीक है। एक तरफ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, CuCl2, NiSO4 और एक ऑक्सीजन O2। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Fe, एलिनिको, इसको हिंदी में लिख देता हूँ एक बार मैं, एलिनिको। और फिर अपन बात करें Fe2O3। देखो मैंने आपको कुछ ये सब्सटेंसेस लिख के दिए। अब आपको देखो रिकॉग्नाइज करना है कि इनमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय, कौन सा अनुचुंबकीय और कौन सा लोह चुंबकीय। तो मेरे प्यारे साथियों देखो सिंपल सी बात है, मैंने जान करके आपको इस रूप में, इस फॉर्मेट के अंदर लिख के दिया है ताकि आपको पता रहे। ये इधर वाले सारे के सारे हैं प्रतिचुंबकीय, ये इधर वाले सारे के सारे हैं अनुचुंबकीय, और ये वाले सारे के सारे हैं आपके लोह चुंबकीय। अब देखो क्या सर इतने सारे हमें याद करने पड़ेंगे? नहीं मेरे प्यारे साथियों। अब किन किन को याद रखना वो सुनना। ब्लैक वाला मार्कर उससे मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको केवल एक तो इसका पता होना चाहिए, H2 जो अपना पानी है ना, जल, ये भी कौन से फॉर्मेट में? लिक्विड फॉर्मेट की अपन बात करें। जो आपका जल होता है वो होता है प्रतिचुंबकीय, ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर एक आपको ध्यान रखना है ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है प्रतिचुंबकीय,
ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी आशंकित हूँ, हो सकता है ये भी आपसे पूछ ले, तो इसलिए मैंने इसको डैश डैश करके दिखाया। इनमें से आपको केवल ये दो जो है ना वो मेजरली पता रहना चाहिए, नाइट्रोजन अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय। देखो लोह चुंबकीय का तो बहुत आसान है, इनका तो एकदम अलग ही खेल है। इनके अंदर तो देखो लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये सारी चीजें आती है। एलिनी को क्या चीज है, देखो इसको मैं लिख देता हूँ। एली का मतलब एल्यूमिनियम है, निको का मतलब क्या है, निकल है, और को का मतलब क्या है, कोबाल्ट है। यानी एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट तीनों का जो मिक्सचर है ना, जो मिश्र धातु है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। इसमें देखो लोहा आ रहा है, इसमें लोहा आ रहा है, इसमें लोहा तो नहीं आ रहा, लेकिन लोहे की जैसी अन्य धातु आ रही है, तो ये तो तीनों क्या हो गए, लोह चुंबकीय पदार्थ हो गए। ये तो देखो तीनों पता ही होने चाहिए। लोहा तो सबको पता ही है, ये Fe2O3 नॉर्मल वाले जो अपने मैग्नेट आते हैं, जो स्पीकर के पीछे अपन ब्लैक वाले मैग्नेट देखते हैं, तो वही है। तो ये तो दो तो अपन को पहले से पता है, ये तो लोहा चुंबकीय है। इसको आप याद करिए, लोग एक अलग सा नाम है, बाकी देखो सब अलग अलग ऐसे यौगिकों जैसे नाम रखते हैं। ये एक अलग अच्छा सा नाम अपन को दिखता है, तो ये तो याद हो ही जाएगा कि ये कौन सा है, आपके लोह चुंबकीय पदार्थ है। बात करें यहाँ पे इनमें, तो इनमें देखो मोटा मोटा आपको दो ध्यान रखने हैं, और इसके अंदर देखो आपको एक तो ये और एक ये शुरू वाला और लास्ट वाला, ये दो पक्के आपको याद होंगे। अब इनमें तो कुछ बचा ही नहीं कि हाँ सर H2O और नाइट्रोजन ये तो दोनों हैं आपके प्रतिचुंबकीय, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ये दोनों हैं अनुचुंबकीय, और ये आपके इनमें तो कुछ याद करना है नहीं। तो मोटा मोटा आपको ये चार ही तो याद करना, कितना आसान है। और ऑब्जेक्टिव टाइप वाले प्रश्न के अंदर आपको सीधा सीधा ये देखने को मिलेगा कि निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ को छांटिए। अब आपको देखो चार वहां पे ऑप्शन, चार विकल्प दिखाई देंगे, उनमें से तीन तो कोई से और दे देंगे, और एक आपको मान लो प्रतिचुंबक का दे दिया, तो आपको बस सीधा सीधा देखना वहां पर H2 लिखा जाएगा, आंख बंद करके प्रतिचुंबकीय पूछे तो उसको टिक कर देना, नाइट्रोजन पूछ ले तो नाइट्रोजन टिक कर देना। बहुत ही आसान है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा है कि संक्षेप में आपको बताना है। देखो कुछ परिभाषाएं जो आपको संक्षेप में बतानी है। पहली परिभाषा पूछे धारणशीलता। देखो कुछ आपको नाम से नहीं लग रहा है कि धारणशीलता, धारणशीलता का मतलब क्या होगा। कोई पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, हमने उसको क्या किया कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो जब अपन उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जैसे मान लो कि कच्चा लोहा है, उसको अपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो वो कच्चा लोहा भी क्या है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। जैसे अपन भाई चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं, वापस से वो नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। लेकिन क्या हो, अगर अपन ने किसी पदार्थ को ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते तो उसके अंदर चुंबकीय गुण आ गए, लेकिन जब हमने उस चुंबकीय क्षेत्र को, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया, तब भी उसके बाद भी उस पदार्थ के अंदर कुछ मात्रा में मान लो चुंबकीय गुण मौजूद रह गए, तो ये जो गुण है ना पदार्थ का, इसको बोलते हैं पदार्थ की धारणशीलता। इसको अपन परिभाषित कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है। इसको मैं कहूंगा कि चुंबकन तीव्रता जो है ना H वेक्टर आपकी, उसको शून्य कर देने के बाद भी यदि पदार्थ के अंदर चुंबकत्व के कुछ गुण मौजूद रह जाए, तो ये जो गुण होता है पदार्थ का, इसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ की धारणशीलता। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान सा है। दूसरा देखो मैंने आपसे पूछा है, इसके अंदर अगला कहां गया, ये रहा प्रश्न, निग्राहिता। तो देखो निग्राहिता का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सा है कि किसी पदार्थ के लिए H वेक्टर का मान जो है ना, उसके विपरीत, H वेक्टर के मान के विपरीत वो मान जिस पर चुंबकीय प्रेरण B वेक्टर का जो मान है ना वो शून्य हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं निग्राहिता। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने बोला बस उसको आप एज इट इज याद करो, बड़ी सिंपल सी बात है। फिर इसके अंदर तीसरी चीज मैंने पूछी है शैथिल्य हानि। देखो ये इंपॉर्टेंट है, शैथिल्य हानि इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। शैथिल्य हानि किसको कहेंगे, शैथिल्य हानि। देखो अपने चैप्टर के अंदर एक वक्र बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं BH वक्र। क्या होता है क्या नहीं होता उसको छोड़ा, इस चैप्टर से एक नंबर प्रश्न आने वाले, तो उसके अंदर तो आपसे वैसे भी नहीं पूछेंगे। आप ये ध्यान रखना कि जो BH वक्र है उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि चुंबकीय पदार्थ को अपन चुंबकित और प्रतिचुंबकित करते हैं, यानी पहले तो उसको चुंबकित करते हैं फिर उसको विचुंबकित करते हैं। तो चुंबकन और विचुंबकन के दौरान ऊर्जा की जो हानि होती है उसी को हम लोग बोलते हैं शैथिल्य हानि। आपसे ये परिभाषा मैंने पूछी, शैथिल्य हानि कैसे कहेंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि क्या कहेंगे इसको कि जब BH वक्र के दौरान पदार्थ का चुंबकन और विचुंबकन किया जाता है तो उस दौरान होने वाली ऊर्जा हानि को हम लोग क्या कहेंगे, शैथिल्य हानि कहेंगे। सिंपल सी बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला देखना अपना, बस प्रश्न तो इतने थे। लो मैंने कहा था ना कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, अपने सारे प्रश्न हो गए। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको देखो लिख के दिए पेपर के अंदर नीचे नोट डाल के। पेपर तो आपको देखो टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल ही जाएगा, आप सबको पता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा, आप उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल अच्छा सा खुल के दिखेगा, इंस्टा गुरुजी नाम से। नीचे उसके अंदर सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे आपको ज्वाइन बटन देखने को मिलेगा। अगर आपने इससे पहले ज्वाइन नहीं किया है तो आप सबसे पहले तो देखो उस ज्वाइन बटन पर करोगे क्लिक। उसके बाद देखो आपको ग्रुप के अंदर ये जो पेपर मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ ना, वो सारे के सारे पेपर PDF फॉर्मेट के अंदर मिलेंगे। आप आराम से उनको डाउनलोड कर लो, उनको प्रिंट निकलवा लो, चाहे भले तो चाहे उनको मोबाइल के अंदर पढ़ लो, जैसे आपको सूट हो वैसे पढ़ो। आपको सारी स्वतंत्रता, सारी जो छूट है ना वो मैंने दे रखी है। अब देखो कुछ जो बातें ना मैंने आपको लिख के दी है वो आपको खुद पढ़नी है। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ लिख के दी है, B वेक्टर, I वेक्टर, H वेक्टर और काई के मध्य संबंध। तो देखो ध्यान रखना, जैसे एक संबंध मैंने आपको लिख के दिया है, ये संबंध देखो आपको पता होना चाहिए क्या है। B बराबर
म्यू नॉट एच प्लस काई। ये देखो, ये एक संबंध है किसके बीच में, बी म्यू नॉट एच और काई के बीच में। अगर इसी प्रकार से एक और संबंध मैं निकाल सकता हूँ, कैसे? देखो यहाँ से मैं एच को अगर कॉमन ले लेता हूँ तो बी बराबर, ये मैंने लिखा तो सही है ना, ये गलत लिखा अभी मैंने, मुझे लग रहा अभी है, मुझे लग रहा अभी था कि मैंने गलत लिखा है। यहाँ पे आई है भाई, काई नहीं है, यहाँ पे आई है, ये ठीक है ना, ये थोड़ा करेक्ट करना। फिर देखना मैं क्या करूँ, यहाँ से एच को कॉमन निकाल रहा हूँ। देखो एच को कॉमन निकालूंगा तो म्यू नॉट एच तो आ गया बाहर। अब यहाँ से तो एच बाहर आ गया तो यहाँ पे तो कौन बचेगा, एक बचेगा, प्लस आई के बट्टा में एच आ जाएगा ना, क्योंकि अपन एच कॉमन निकाला, इसके पास एच था नहीं तो एच का अपन भाग देंगे, तो एच को तो मैंने निकाले कॉमन, तो आई बटा एच बचेगा, और आई बटा एच को ही मेरे पैर से तो देखो अभी अपन लिख रखा, ये रहा अपने सामने लिखा हुआ, आई बटा एच को हम लोग क्या कहते हैं, काई कहते हैं, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, काई आ गया। ये लो, ये एक अपना दूसरा रिजल्ट आ गया। तो ये दो संबंध होते हैं इनके बीच में, तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे ना, इस चैप्टर से दो तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एक आपका अति लघुतात्मक प्रश्न है। तो एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये भी हो सकता है कि निम्न में से सही संबंध कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो आपको देखो, आप तो ये ध्यान रखना ये जो दो संबंध है बिल्कुल से सही है, तो आपसे अगर पूछे दोनों आपके दिमाग में टिक होने चाहिए। फिर देखो एक चीज़, बस ये इतनी चीज़ें हैं, नीचे मैंने आपको कुछ एक बातें जो है वो लिख के दे रखी है, वो आपको खुद को पढ़नी है। वो यही बातें हैं जो अपने यहाँ पे लिखे ना, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ये अपने नीचे लिख के दे रखे हैं। देखो आपको कुछ भी अलग नहीं है, नीचे आपको पेपर में दिखाई दे रहा होगा, शायद कैमरा इसको पढ़ पाए। तो बस वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, कुछ भी अलग नहीं है। ये पेपर आपको अभी टेलीग्राम के ऊपर मैं अवेलेबल करवा दूँगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ भाई वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो उसको शेयर कर देना, है ना, जितने ज़्यादा से लोग तक पहुँचा सको तो उनको तक पहुँचाना। ठीक है, थैंक यू सो मच।